कश्मीर घाटी में आतंकी अब किशोरों को भी करने लगे इस्तेमाल। सेना ने अभिभावकों को किया आगाह, कहा चूक पड़ सकती है बेहद घातक। सेना के जवान समीर अहमद मल्ला की मौत मामले की सुलझ रही गुत्थी। पुलिस ने आतंकियों के मददगार को किया गिरफ्तार। लश्कर के 3 आतंकी रडार पर। और रियासी में बीएमओ कार्यालय द्वारा ठेके पर ली गई गाड़ी का फर्जी पाया गया नंबर। ट्रैफिक पुलिस ने कार जब्त की और कार्रवाई शुरू। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सेना की 15वीं कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने एक बार फिर कह दिया है कि आतंकी अब अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए किशोरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग अब आतंकियों के इन मंसूबों से भली भांति पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। लिहाजा आतंकियों ने अब किशोरों को बरगलाने की मुहिम चलाते हुए उनसे हत्याएं करवाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। कुपवाड़ा में आज एक कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में पांडे ने किशोरों के अभिभावकों से उन पर नजर रखने की अपील की ताकि उनकी जिंदगियां बचाई जा सकें। ये तो आप लोगों को अपने बच्चों को समझाना है कि बेटा ये जो तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है दिमाग खराब करने का सोशल मीडिया के तौर पे, वो कोई एक एजेंसी अपने फायदे के लिए शुरू कर रही है। सिक्योरिटी की तरफ से हमारा पूरा काम तैयार है। जहाँ पे टेररिस्ट का पता चलता है हम वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, उसको मार देते हैं, पकड़ लेते हैं, उठाते हैं। मगर आप ये देखो, चैलेंज जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि पहले 20, 25, 30 साल के पढ़े लिखे जवान यूथ हथियार उठाता था। आज उनके पास में वो लोग मिल नहीं रहे, यानी कि वो समझ उनमें आ गई है। तो अब वो किसके ऊपर जा रहे हैं? 16, 17, 18 साल के बच्चों पर जा रहे हैं। तो आपके थ्रू मैसेज यही है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कोई मसला, बड़ा मसला नहीं है। ये मसला आपके लिए है। अपने 16, 17, 18 साल के बच्चों पर नज़र रखें। जो आपके दुश्मन हैं और आपके बच्चों के दुश्मन हैं, उन पर नज़र गड़ाइए, उसको निकाल के वो मरवा देंगे। आप अपना बचाओ। बड़गाम पुलिस ने सेना के एक जवान समीर अहमद मल्ला की मौत के मामले में आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार कर लिया है और इस मददगार ने सेना की जवान की हत्या के लिए लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों का साथ दिया था। बड़गाम के एएसपी की बात करें तो आप देखिए कि एसएपी की तरफ से किस तरह से बातचीत कही गई है। आपको यह भी बताना बहुत जरूरी कि ताहिर सलीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये पूरी तरह जानकारी दी गई है कि मददगार की पहचान अथर इलाही शेख के रूप में की गई और लश्कर के 3 आतंकियों की पहचान भी यहां पर कर ली गई है। एक OGW की जिसका नाम है अथर इलाही शेख, जो कि इसी लोकीपोरा गांव खाक का ही है। इसकी एक लीड मिल गई, इसको कस्टडी में लिया गया और उसको पूछताछ के दौरान पता चला कि इस अथर का जो रोल है, इसमें मेजर रोल है इसकी किलिंग में। इसने इस OGW जो अथर है, इसने 3 और लश्कर के टेररिस्ट्स के साथ मिलके एक साजिश बनाई और इस समीर अहमद मल्ला को घर से बुलाया और फिर उस खेत में लेके मार डाला। मारने के बाद ने वहाँ एक गड्ढा खोदा और गड्ढे खोदने के बाद उसकी डेड बॉडी जो है उसमें दफन कर दी और उसको बंद कर दिया। जिस स्पेड से इसने ये कब्र खोदी थी, वो स्पेड हमने इसके घर से बरामद किया और उसका हमने फोरेंसिक के लिए जांच के लिए बेचा भी और उस जगह का जो इम्प्रेशन है वो इस स्पेड के साथ मिलता है, जिसको भी फोरेंसिक जायजे के लिए भेजा गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस की जारी है और जो ये 3 टेररिस्ट लश्कर के हैं जो कि इसके साथ इस OGW के साथ थे, वो भी आइडेंटिफाई हो गए। तो रियासी के बीएमओ कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंध पर ली गई एक निजी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी पाया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ और इस कार पर एक बाइक का नंबर लगा हुआ है और ये कार जब्त कर आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस को यहां अवगत करवा दिया गया है। को चेक किया जब तो वो वाकई हमें देखा कि वो जो ये गाड़ी का नंबर है
स्विफ्ट को जो लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो एक्चुअल में ई मशीन में चेक करने पर पता चला कि किसी मोटरसाइकिल का नंबर है ये। तो मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर एंड वो पूरा रिफ्लेक्ट हो गया उसमें। जब इसको हमने चेक किया तो इस नंबर का ये तो मतलब उसका मोटरसाइकिल का नंबर इस गाड़ी पे लग के चल रहा था। फिर इसके डॉक्यूमेंट्स जब चेक किए एज पर चेसी नंबर और वो, तो ये गाड़ी किसी मोहम्मद रफ़ीक साना बरकत अली जो रेजिडेंट ऑफ अगार जीतू हैं उनके नाम पर है। उन्होंने थ्रू टेंडरिंग ये इनके साथ बीएमओ साहब ने हायर की हुई है। ये हायर्ड गाड़ी है, तो आजकल बीएमओ साहब यूज़ कर रहे हैं। जो ये टेंडर से हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो पैसे इसको गवर्नमेंट के जाते हैं। तो हम एज पर हम तो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, हमने इसको सीज करना है इस गाड़ी को एज पर लॉ, और सीज करने के बाद हमने डॉकेट लिख के एक इन्फॉर्मेशन देनी है कंसर्न पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए रिक्वेस्ट कर। इस गाड़ी पे जो नंबर प्लेट है या जो नंबर है, ये मोटरसाइकिल का नंबर है और ये बीएमओ साहब के साथ गाड़ी चल रही है पिछले 3 साल से। इसका मेरे हिसाब से 40-45 हज़ार के करीब हर महीने निकलवाया जाता है गवर्नमेंट फंड से। और ऐसे नालायक अफसरों को जिनको आज दिन तक ये नहीं पता कि 3 साल से हमारे साथ ये गाड़ी चल रही है, क्या वो नंबर रजिस्टर है कि नहीं रजिस्टर है। और दूसरी नंबर बात ये है कि जो आज मतलब ये चीज सामने आई है, कल को इस गाड़ी में कोई भी फ्रॉड हो सकता है। कल को कोई इलीगल सामान आए, कुछ भी आए, तो कौन जिम्मेवार है उसका। तो जम्मू के रेजिडेंसी रोड पर एक तंग गली में बने हुए कबाड़ के गोदाम में हुए सिलेंडर धमाके में 13 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे में कुछ बच्चों सहित कुछ महिलाएं भी झुलस गई हैं और आज शाम को अचानक ही इस गोदाम में जोरदार धमाका हुआ और धमाका होते ही उसके बाद आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। रोते हुए अचानक से एक ब्लास्ट हुआ, जैसे वो मिसाइल की। हम जैसे बाहर आई तो पूरा आग ही आग, लोग चिल्ला रहे थे। हम जैसे बाहर निकले बिल्कुल जले हुए, 10 बंदे निकाले। फिर एक बंदा आया, वो अंदर घुसा, तब तक 2 सिलेंडर फट गए थे। फिर भी वो अंदर घुसा, फिर उतारेंगे। फिर भी हमें लग रहा है कि 2-3 अभी भी अंदर हैं। अब देखो बुझाने के बाद क्या होता है, क्या अंदर का सिलसिला है। फिर फटाफट गाड़ी आई, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, इसको भी 10-15 मिनट लगे क्योंकि जाम तो है, इतना ट्रैफिक इतना है कि आने में टाइम लग जाता है। फिर भी मौके पे सही पहुंच गया। अभी देखते हैं अंदर क्या कितने कोई नफर अंदर हैं या सारे निकल चुके। अब दुआ ही है भगवान पर कि सब निकल गए हों और सब बच गए हों। हॉस्पिटल में क्या हालत है अभी कोई इसका पता नहीं, पर इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि कोई बड़ी बुरी हालत है। एक कबाड़िए का कोई गोदाम था, बहुत बड़ा गोदाम है। झुग्गियाँ बनी हुई हैं, 8-10 फैमिलियाँ थी यहाँ पर, तो उनके बच्चे भी सारी फैमिलियाँ थी। बच्चों को हमने पहले निकाला, लेडीज़ों को भी निकाला हमने। तो वो सब, जी सर, मेरी ये शॉप बाहर है, मैं यहाँ से भागता हुआ आया तो इन्होंने ये जली हालत में ये बाहर भाग रहे थे। तो हमने सोचा कई बार आपस में भी लड़ते, क्या पता क्या हुआ। तो उस वजह से उनको हमने आग शाग बुझाई, उनकी कपड़े शपड़े डाले, उनको ऑटो में डाल के उनको हॉस्पिटल में भेज दिया। तकरीबन 8-10 को भेज दिया। बाकी जो उनके बच्चे उनको सेव किया, उनको साइड पे रखा हुआ अभी हमने बाहर मार्केट में। आरएसपुरा भारतीय जनता पार्टी की सुचेतगढ़ और चक्रोही मंडल यहां पूरी तरह से आप देखिए बैठक करता हुआ नजर आया है। बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता संगठन महामंत्री इंद्रजीत शर्मा, पूर्व मंत्री व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और जिला अध्यक्ष जो है हरभजन सिंह वो यहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर दोनों मंडल प्रधान घार सिंह और कृष्ण चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में भाजपा द्वारा दोनों मंडलों में किए जा रहे कामकाज की समीक्षा करने के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों की भी रणनीति तैयार की गई। सोचा है संगठन की तरफों दिशा निर्देश मिले, उस काम की लैके बड़े विस्तार में चर्चा सारे ने बड़े अच्छे तरीके से सुनी और इस जिन्हें दिशा निर्देश संगठन की तरफों मिले उसी पूरा कर ली जिहड़ा मंडल का शक्ति केंद्र और पोलिंग बूथ की जी जिम्मेवारी है और उस जिन्नियां भी कापियां पोलिंग बूथ बनिया अगर कोई कमी रह गई उसे दूर कर ली, उसकी वेरीफिकेशन कर ली और जी 6 स्कीमां जी संगठन की तरफों दी गई ने उसकी मिलियां उसकी सारी जानकारी और हर आदमी तक पहुँचन उस जिम्मेवारी की लैके सारे कार्यक्रम। फर्स्ट हमारे से बूथ संपर्क अभियान
जो हम भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसी संदर्भ में आज मंडल सुचेतगढ़ और मंडल चक्रोई की बैठकें हुई और हमने जो बूथ संपर्क अभियान करना है उसके बारे में चर्चा हुई। हमारे साथ हमारे संगठन मंत्री श्री इंद्रजीत खुजरेल साहब भी हमारे साथ थे और इस इलाके के विधायक चौधरी श्याम जी, बाकी सब प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच में ये चर्चा हुई ताकि हमारा बूथ जो मजबूत हो और जो हमें सेंटर से माननीय मोदी जी की जो स्कीमें हैं उनमें मुख्यतः 6 स्कीमें हमने जहां पे गिनाई है उसकी वहां पे जाकर चर्चा करेंगे। अगर कोई कमी पेशी है उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे कल, ताकि हमारा बूथ जो है मजबूत रहे, हमारी इकाई मजबूत रहे, हमारा मंडल मजबूत रहे और सभी हम मिलजुल कर काम करें और आने वाले मंडल के। तो जम्मू में बीती देर रात 6 दुकानों में हुई चोरियों के मामले अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं कि बिजनौर के 2 अलग अलग इलाकों में भी चोरियों के 2 मामले सामने आ गए हैं। बिजनौर के गांव चकलाल और कोठे होशियारू गांव में भी यहां चोरों ने 2 अलग अलग सूने मकानों को निशाना बनाते हुए वहां से नकदी, जेवरात और अन्य सामान पर हाथ साफ कर लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम सबूत भी जुटाए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। आप देखो ये हमारे ब्रदर ने मेरे को सुबह फ़ोन किया, मैं घर में ही था, तो ब्रदर ने मेरे को फ़ोन किया भाई ऐसे मेरे घर में ताले तूले खुले हैं। तो मैं उनको गुआंढी किसी ने फ़ोन किया उनको, तो मेरे को पता चला, मैं सीधा इधर ही आ गया। मैं सीधा आके इधर देखा सब कुछ खोला है, पेटी शेटी तोड़ी सब कुछ तोड़ा हो। तो उठा लिए वो जेवरात थे उनके, सब कुछ सामान था उनका, तो उनसे पूरा कंफर्म नहीं हो रहा है। वो LCD वगैरह जो कुंबा वगैरह सब कुछ उठा लिया है। ये मेरे ब्रदर का घर है गुरमीत सिंह का, और कल रात को यहाँ पे चोरी हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मतलब मिक्सर जूसर हो गया, अपना सिलेंडर हो गया, इन्वर्टर हो गया, मतलब और भी इलेक्ट्रॉनिक कई आइटम थे जो उन्होंने चोरी की है। TV LED था और भी कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे जो उन्होंने चोरी की है। वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो लुधियाना में थे, वो कल 3-4 दिन से लुधियाना में गए थे और यहाँ पे लास्ट पे चोरी होगी। शहीद DSP अमन ठाकुर के तीसरे बलिदान दिवस के उपलक्ष्य पर डोडा में एथलेटिक मीट का भी आयोजन किया गया और जिसकी आज शुरुआत की गई। डोडा की SSP अब्दुल क्यूम ने इस एथलेटिक मीट का आयोजन किया जिसे सराज सहायक कमेटी द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें लड़के और लड़कियां भी भाग लेती हुई नजर आई और मैदान पर अपने जोहर भी दिखाती हुई नजर आई। अमन कुमार ठाकुर जी थे, उनके 3rd बलिदान दिवस पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है डोडा के अंदर, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन था। लॉकडाउन में हम टीम गेम नहीं कर पाए क्योंकि टीम गेम के लिए बच्चे चाहिए थे जो ऑलरेडी टीम का कोऑर्डिनेशन रहे। लेकिन ट्रैक एंड फील्ड की एक ऐसी चीज़ है कि इंडिविजुअल इसमें एक ही बच्चा पार्टिसिपेट आ सकता है और इसके लिए रूल्स भी नहीं है। जैसे हमारे गाँव के बच्चे होते हैं वो अच्छा खासा उनका एंडोरेंस लेवल होता है, वो भाग दौड़ सकते हैं, भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, वॉकिंग। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस बार ऐसा इवेंट किया जाए जो डोडा के अंदर हुआ नहीं है पहले। और जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी ऑफिशियल्स है, तो सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से बहुत हेल्प आ रही है। PDP ने आज लोकसभा में रखे गए जम्मू कश्मीर के बजट पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पूर्व MLC फिरदौस टाक ने इस बजट का हवाला देते हुए भाजपा पर दोगली नीति अपनाने का आरोप लगा दिया है। बजट पर और क्या कुछ कहना था फिरदौस टाक का, देखिए। तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर 1.21 करोड़ का बजट पार्लियामेंट में टेबल किया गया है। मुझे लगता है कि ये बजट जो है हमेशा की तरह पिछले 3 सालों से जो लगातार बजट पेश किए जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के साथ एक भद्दा मजाक है। और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार गुजरात, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में जाकर लोगों को ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में 370 ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की नदियाँ बह रही हैं, तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। क्योंकि अगर आप बजट डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो 70% जो है वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है, जबकि सिर्फ 30% फंड्स जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा है। इसका मतलब ये है कि सरकार तनख्वाहों पे और जो मुलाजमों की तनख्वाहों पर और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस पर ज़्यादा खर्च करेगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट पे सिर्फ 30% रखा गया है। इसके अलावा जो पिछले साल का बजट एस्टिमेट्स था उसको भी रिवाइज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 200 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है। इस बजट में जो सबसे बड़ा चैलेंज जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयड यूथ के लेकर है, उसके लिए कुछ नहीं रखा गया है। हॉर्टिकल्चर और फार्मर्स के लिए कुछ नहीं रखा गया है।
तो शरणार्थी एक्शन कमेटी के तहत 1947, 65 और 71 के रिफ्यूजियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो विधानसभा चुनावों का ये लोग बहिष्कार करने को मजबूर हो जाएंगे। इन रिफ्यूजियों के एक शिष्टमंडल ने आज आरएसपुरा के एसडीएम रामलाल से भी मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे भी सामने रखी हैं। इन रिफ्यूजियों ने क्या कुछ मांगे रखी हैं, देखिए जरा। अगर सरकार साढ़े 1947, 65, 71 ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰਿਫਿਊਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ 70 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ 24.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ इस साल के अंदर ना दिता, दूजा जी आरएसपुरा बॉर्डर बैटरी पुलिस की भर्ती हो रही है, 50% रिफ्यूजी बच्चे की भर्ती होनी चाहिए है। तीजी गल जिहड़ा इस वक्त 2 साल रिक्रूटमेंट पहले हुई है पुलिस विच, आर्मी विच, CRP या BSF विच, उन्हां दी लिस्टां सरकार ने कैंसल कर दित्तियां ने। उन्होंने दोबारा इंटरव्यू लिया जाए और दोबारा बहाल किया जाए। उधमपुर जिले के कई दिव्यांगों को आने वाले समय में कृत्रिम अंग मुहैया कराए जाएंगे। आर्टिफिशियल लिम्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आज ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से उधमपुर में आज आयोजित एक कैंप में दिव्यांगों का पंजीकरण कर उनका ब्यौरा जुटाया। इसमें जो भी दिव्यांग लोग हैं उनकी हम असेसमेंट करते हैं। ये असेसमेंट कैंप्स हैं, उनकी असेसमेंट होगी। किसी के लिम्स नहीं है, कोई चल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई किसी को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, वो सारी आज यहाँ पे असेसमेंट की जाएगी। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये जो असेसमेंट है दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स लगेंगे थोड़ी देर के बाद, जो भी हमने बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए उनको यहाँ से उनकी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इक्विपमेंट, सारी डिवाइसेस उनको जो है वो दी जाएंगी। तो 24 फरवरी से हड़ताल पर गए पीएचई डेली वेजरों ने सरकार पर उनकी आवाज को दबाने का आरोप लगा दिया है। सरकार ने डेली वेजरों के एक शिष्टमंडल को बातचीत की टेबल पर आने का भी न्योता दिया, जिसे इन लोगों ने ठुकरा दिया है। और जम्मू में आज इन लोगों ने एक विशाल रैली निकालने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने भी यहां आप देखिए किस तरह से रोकने का प्रयास किया, जोरदार झड़प भी देखी गई। मामला बिगड़ता देख जम्मू के यहां एडीसी लॉ एंड ऑर्डर शामबीर मौके पर पहुंच गए हैं। और ये घनश्यामबीर जब मौके पर पहुंचे तो उसके बाद पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की गई। इन लोगों ने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा है। और आपको ये भी बताते चले कि अपनी मांगों को मद्देनजर रखते हुए सरकार तक इस बात को पहुंचाने की बात कही गई है। उधर पीएचई डेली वेजर्स ने चेतावनी भी दी है कि 31 मार्च तक अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो गर्मियों में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देंगे और अपने अपने परिवारों को साथ लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। जो मांगे अभी हमारे दी गई हैं उसका मेमोरेंडम आप हमें दे दीजिए। हम आपको बिल्कुल आश्वासन देते हैं कि इन मांगों को हम लोग सरकार तक उचित माध्यम से पहुंचाएंगे और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी, जो भी रिप्लाई होगा, उस रिप्लाई को आप लोग तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है, ये हम आपको आश्वासन देते हैं और इसके अंदर जो भी मेमोरेंडम है वो आप हमको दे दीजिए, हम उसको सही तरीके से पहुंचा देंगे। अगर आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करोगे, 31 मार्च से पहले आने वाले गर्मी में पानी भी बंद होगा, चीफ इंजीनियर के पास प्रदर्शन होगा, मैं बच्चे लेकर आऊंगा अपना, मेरी बीवी आएगी, इन सबकी बीवियां बच्चे आएंगे। अगर उनको कुछ हुआ उसका जिम्मेदार देखिए। अभी प्रदर्शन अभी हम समाप्त नहीं करेंगे। हम अभी हमारी जो कमेटी बनी हुई है जम्मू प्रोविंस की, आपस में बात करेंगे। डीसी साहब कहते हैं मुझे थोड़ा टाइम तो दो, और हमने कहा सर कितना टाइम दें आपको? टाइम देते हुए मेरी उम्र हो गई 45 साल, मुझे बताओ एक MLA 6 साल काम करता है, फिर वो अपनी पेंशन लगाता है, तो दूसरी बार लड़ता है, हार जाता है, तभी अपनी पेंशन जिंदा रखता है। ये 25 साल हो गए हमारे भाई 1992 के 94 के लगे हुए हैं, इनके साथ बेइंसाफी की जा रही है। जिन लोगों ने जमीनें दी हैं उनके साथ इंसाफ करो। 2.5 कनाल की आपने जमीनें ले ली, करोड़ों रुपए की जमीनें ले ली, वो डेली वेजर बैठे हुआ। आप कहते हैं बीजेपी कहती है हम ही करेंगे, क्यों नहीं कर रहे आप? क्यों नहीं कर रहे? आपके माध्यम से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं सोचता था
श्रीनगर में मिलिटेंट क्यों बनता है कोई? अरे वो तो मिलिटेंट बनेगा अगर उसके घर में खाने के लिए रोजी रोटी नहीं होगी तो मिलिटेंट का साथ देगा। मेरे घर में मेरी माँ मुझे पाल रही है, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तो दर्द हो जाऊंगा, मैं अपने बच्चे को नहीं पाल सकूंगा। इसलिए एलजी साहब लाठी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जो लाठी का इस्तेमाल कर बिल्कुल एक आवाज कुचलने की कोशिश की जा रही है मजदूर की, ये वो बिल्कुल नहीं कुचली जाएगी। अब जो हम सरकार को जब बताना चाहते हैं ज्यादा प्रशासन बात करने आएगी, जैसे भी डीएसपी साहब ने हमें बोला कि प्रशासन जो है बात करने को आ रही है आपके पास। उन्होंने बोला कि 4-5 लोग जो है हमारे साथ सेक्रेटरी में चलो, हमने उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। हमने बोला हम नहीं जाएंगे, जो भी बात होगी प्रशासन इधर आकर करेगा, लोगों में बात होगी, जो भी बात होगी बंद कमरों में कोई बात नहीं की जाएगी। अगर आज तक प्रशासन इधर नहीं आया, आगे की रणनीति जो होगी आपको बताई दी जाएगी आगे की। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।